जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। जैसा कि आपको पता है कि 25 तारीख को जो कलाम एकेडमी की तरफ से पेपर करवाए गए उनमें रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के जो 80 क्वेश्चन जो कॉमन थे वो मैंने करवा दिए हैं अलग से वीडियो में। आपने देख भी लिया होगा और आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, हम लेवल 1 के पेपर की हम बात करेंगे। 80 के बाद में जो भी 80 81 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन बचते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। विस्तार से हम क्वेश्चनों को देखेंगे। मैथ के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो लेवल 1 के लिए है ये पेपर, और लेवल 2 और लेवल 1 के 80 क्वेश्चन है वो मैंने अलग से वीडियो में करवा दिए हैं, आप सभी को पता है। तो सीधा चलते हैं हम 81 नंबर क्वेश्चन पे। देख सकते हो 25 दिसंबर को जो एग्जाम लगा था वही टेस्ट है। तो देखो, हम सीधा चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, हम 81 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। 81 नंबर क्वेश्चन है। 80 से पहले मैंने करवा दिए, आपने देख भी लिए होंगे। तो बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे बालाथल सभ्यता? बेड़च नदी के किनारे बालाथल सभ्यता। निम्न में से किस शासक ने रावल की उपाधि धारण की? तो रावल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? मल्लीनाथ। कौन था? मल्लीनाथ। उसके बाद में देखो, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? 83 नंबर में हमसे पूछा तो कौन था? राव कल्याणमल। उसके बाद में देखो कि वर्तमान में देशनोक के करणी माता मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? जो वर्तमान में जो देशनोक में करणी माता का जो मंदिर है उनका निर्माण है वो किसने करवाया था, ये हमसे पूछा गया। तो किसने करवाया था? सूरत सिंह ने करवाया था। वर्तमान जो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में उसका। निम्न में से कौन सा विरह गीत नहीं है? तो इनमें से 4 गीत दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कि जो विरह गीत है वो नहीं है 85 नंबर में। तो देखो, जोरवा, कागा, हिचकी, ये सभी तीनों के तीनों क्या है? विरह गीत है। और विरह गीत है, लेकिन जो ये बिनजारा जो गीत है वो विरह गीत नहीं है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? तो सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया 84 में। तो कौन सा इसमें से जेला है वो सहरिया जनजाति का नृत्य। अगर आपको नृत्य याद करने तो आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर या आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जरूर देख लेना। वहाँ पे मैंने ट्रिक से इन सबको समझाया है। आप थोड़ा सर्च करोगे वीडियो में, लिस्ट में देखोगे तो लोक नृत्य मिल जाएंगे, जरूर देखना। ज़बरदस्त ट्रिक से करवाया है, हमेशा याद रहने वाला। उसके बाद में देखो, हम बात कर लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। तो 87 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है वो हमें बताना है। तो किसके हैं? शेखावाटी ख्याल के। उसके बाद में देखो 88 नंबर में हमें पूछा है कि निम्न में से कौन कौन सी लोक नृत्यों की विशेषता नहीं है। तो लोक नृत्यों की जो विशेषता है वो पूछा है ना, निम्न में से कौन सी लोक नृत्यों की विशेषता है, ये हमसे पूछा है 88 में। तो देखो, ताल एवं लय का सख्ती से पालन। तो देखो, लोक नृत्य में ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता कि ताल और जो लय है उसका बहुत सख्ती से ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी लोक नृत्य होते हैं वो सांस्कृतिक मूल्य से क्या होते हैं? ओतप्रोत होते हैं, प्रोत होते हैं। भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होते हैं, ये बिल्कुल बात सही है कि अलग अलग क्षेत्र का लोक नृत्य है वो अलग अलग मिलता है और अलग अलग जगह जाने पे बदलते भी। लोक जीवन की छवि दिखती है, ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो भी आम जीवन में हम करते हैं वही लोक नृत्यों में भी हमें देखने को मिलती है। तो 3 तो बिल्कुल सही है, इनमें 2, 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर। उसके बाद में देखो, हमें प्रश्न दिया है कि हाल ही में लागू की गई राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में आगामी 5 वर्षों तक प्रति वर्ष कितनी ई व्हीकल इकाइयां विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो कितनी ई व्हीकल इकाइयां जो बनाने विनिर्माण करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो हमसे पूछा है। तो कितना रखा गया है? 35 लाख का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में देखो, 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय आयोजन में विजेता टीमों एवं खेलों के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। तो जो ग्रामीण ओलंपिक खेल जो हुए थे राज्य स्तरीय प्रति आयोजन में, तो विजेता टीमें और खेलों से संबंधित हमसे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है खेल और दूसरी तरफ दे रखे विजेता टीम। तो कौन से खेल की जो टीम है वो कौन से जिले की विजेता रही है, ये हमसे पूछा गया है 90 नंबर में। और असंगत बताना इनमें से कौन सा है। तो देखो, क्रिकेट महिला वर्ग में विजेता कौन रही? जयपुर की टीम रही है। हॉकी पुरुष वर्ग की जो हॉकी टीम है वो जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसमें हनुमानगढ़ की टीम है वो विजेता रही है। और कबड्डी महिला वर्ग में 90 में देख रहे हो,
कबड्डी महिला वर्ग में गंगानगर की विजेता, ये गलत है कि जो कबड्डी महिला वर्ग में गंगानगर की टीम है वो विजेता नहीं रही। आपकी तैयारी कैसी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, जिससे पता भी चले आप कितनी तैयारी कर रखी है आपने। और वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में किसने जीता है? चूरू ने जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से 3 नंबर वाला गलत है। अब देखो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। देखो थोड़े बहुत ना भी दिखें तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं। वैसे अणुवर्त विश्व भारती संस्थान द्वारा दिया जाने वाला अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो अणुवर्त विश्व भारती संस्था है वो अणुवर्त गौरव सम्मान देती है। तो जो 2022 का जो दिया गया वो हमसे पूछा है कि किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया है? डॉक्टर बसंती लाल बावेल को। उसके बाद में देखो हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ 1190 मेगावाट सोलर पार्क विकसित करने के लिए MOU किया है। यह प्लांट कहां पर स्थापित किए जाना प्रस्तावित है? तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड के साथ क्या किया? एक MOU किया है जिसमें 1190 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे ये हमसे पूछा है। तो कहाँ पर? पुगल बीकानेर में स्थापित किए जाएंगे। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट हेतु 1 अक्टूबर 2022 से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो 1 अक्टूबर 2022 को पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। और कौन से जिले से किया गया ये हमसे पूछा है। तो कौन से? जयपुर जिले से। उसके बाद में देखो 94 नंबर कि निम्न में से राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। उसके बाद में देखो कि राजस्थान में स्थित निम्न में से कौन सा उपक्रम केंद्र सरकार का उपक्रम है? वो नहीं है। तो राजस्थान में ये उपक्रम स्थित है, इसमें से बताना है कि कौन सा केंद्र सरकार का है वो नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में बिल्कुल सही है। मॉडर्न वेक रोड जयपुर ये भी सही है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर ये भी सही है। लेकिन दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में जो है 95 नंबर में वो क्या है? केंद्र सरकार का उपक्रम है, नहीं है। तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 दे रखा है हमें, एक तरफ दे रखे हैं हमें औद्योगिक पार्क और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं और हमें क्या करना है? सुमेलित करना है कि कौन सा औद्योगिक पार्क है वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो देखो मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में। और मसाला जो पार्क है 96 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, सुमेलित करना है। मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? मसाला पार्क 96 नंबर में कहाँ पर स्थित है? रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में देखो जापानी पार्क कहाँ स्थित है? निमराना अलवर में स्थित है। और कोरियन पार्क कहाँ पर स्थित है? गिलोट अलवर में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन? 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। तो असुमेलित हमें पहचानना है। दे रखा कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान कोटा में स्थित है। तो 97 में बिल्कुल सही है ना कि चंबल जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है वो बिल्कुल गड्डेपान कोटा के अंदर है। और राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड है धौलपुर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड ब्योवर अजमेर, ये बिल्कुल है गलत है। तो फास्फाइट या पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं ये हमें बताना है। तो कौन से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों की कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में बाद में शामिल किए गए, मूल संविधान में थे नहीं। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए वो हमसे पूछा है 99 नंबर में। तो कौन से के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किए गए। उसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। हमें दे रखा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची व उनमें शामिल विषय वस्तु के संदर्भ में असंगत विकल्प हमें बताना है। हमें दे रखी है भारतीय संविधान की अनुसूची और सामने उनमें जो लिखा गया है वो दे रखा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना। तो देखो चौथी अनुसूची में राज्य सीटों का आवंटन है, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4 में राज्य सीटों का आवंटन है।
7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है, लेकिन तीसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है 101 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय मौलिक अधिकारों के संबंध में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। 101 में तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है मौलिक अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। कु क्या है, तो कु क्या है 103 में हमें पूछा है, तो क्या है, बिलों का निवास स्थान। राजस्थान में कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व है, 100 से कम है। राजस्थान में कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व है, 100 से कम है, वो हमसे पूछा है, तो कितनों का है, 3 जिलों का। कौन कौन से जिले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में राजस्थान में लिंगानुपात कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, तो 2001 की तुलना में जब 2011 में जनसंख्या की गई गणना, तो लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई वो हमसे पूछा गया है। 105 में तो कितने अंकों की, 7 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। 106 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उदयपुर की कोटड़ा जाडौल तहसील में कौन सी जनजाति निवास करती है। उदयपुर की जो कोटड़ा और जाडौल जो तहसील है वहाँ पे कौन सी जो जनजातियां हैं वो निवास करती है, 106 में कथोड़ी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है सम्मिलित, 107 में हमें बताना है कि कौन सा कार्य सम्मिलित इसमें नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो विद्यालय संगठन बिल्कुल है, गतिविधियों की योजना और नियोजन ये भी है, और प्रणाली या तंत्र नियंत्रण ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे ही इसमें संबंधित है। उसके बाद में 8 में दे रखा है कि विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, 108 में कौन सा है, सहभागी उत्तरदायित्व है। निम्न में से कौन सा एक सही है, तो इसमें से सही बताना है हमें कि कौन सा है, तो कौन सा होगा, देखो कि कौन सा सही है। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यालय को इस योग्य बना सकें कि, तो जो शिक्षा प्रबंधन है वो अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग करता है जिसके कारण जिस प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें कि वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सकें, वे अच्छे अंक और अच्छे ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सके, वे वह ज्ञान प्राप्त कर सकें जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था, और वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। ये बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। 4 नंबर, देखो हैं तो सारे के सारे ही, लेकिन जो इसमें जो श्रेष्ठ जो उत्तर है वो कौन सा होगा, 4 नंबर वाला, जिसमें देश भावना मिलती है वो उसमें सही है। शाला प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक होती है, शाला प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक जो है, मासिक जो बैठक है वो कब होती है, 110 में अमावस्या का होती है। उसके बाद में गणित के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको विस्तार से करवा देता हूं जो भी आपके इसके उत्तर होते हैं। देखो भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक तो समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, x, समबाहु त्रिभुज में समान होती है ना। एक हमें दे रखा है वर्ग दे रखा है, और इसकी भी भुजा कितनी है, x, तो वर्ग की भी सारी भुजा क्या होती है, समान होती है। ये चीज हमें दे रखा, और अनुपात पूछा है इनके क्षेत्रफलों का। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x की स्क्वायर। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगा, इधर √3 है तो ये अनुपात ही तो है, बीच में अनुपात ही में बताना है दोनों के क्षेत्रफल के, तो ये 4 क्या चला जाएगा, इधर वाली साइड चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3/4। तो 111 में कौन सा ऑप्शन, 1 नंबर। उसके बाद में देखो 112 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें दे रखा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है, तो दोनों वृत्त के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो एक हमें वृत्त दे रखा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बाह्य वृत्त भी दे रखा है ये वाला, और इसमें हमें बताया है कि जो इस बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो जो अंदर वाला जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या से 50% अधिक है। तो बताओ कोई भी त्रिज्या 6 है तो उसका 50% कितना, 3, और बता रहा है अधिक है, तो 6 में 3 जोड़ोगे त्रिज्या कितनी, 9, तो इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9। करना क्या है हमें कि जो ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसमें से अगर इसका निकाल देंगे तो बताओ इस वाले एरिया का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या, यही तो हमसे पूछा गया है। तो त्रिभुज जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से क्या घटाना है, 1 मान लूँ मैं, और πr2 स्क्वायर। 1 तो कितनी हो जाएगी, πr1 तो r1 तो 9 हो जाएगी, और r2 क्या हो जाएगी,
6 हो जाएगी। बाह्य वर्त की तो ये हो गई और ये हो गई, तो पूरे में से इस बीच वाले का निकाल देंगे तो इस वाले क्षेत्र का क्या बच जाएगा, क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखो इनमें से पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये लो पाई कॉमन ले लिया, R1 की स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, बस इतना ही करना है। तो देखो हमसे पूछा है, अब अंकों में पूछा है ना, तो ये वाली याद रख लोगे ना, पाई R1 की स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आएगा नहीं। तो देखो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई क्या होता है 22/7, अंदर देखो R1 कितना माना था 9, स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और R2 कितना माना था 6, तो कितना हो जाएगा 36। 81 में से क्या करना है 36 हमें घटाना है, तो कितना बच जाएगा 5 और 4 45 बच गए ना, ठीक है। 22/7 इंटू 45, ये वाला क्या कर लेना है आपको, सोल्व कर लेना है, आराम से हो जाएगा ना। जो भी उत्तर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। और कौन सा उत्तर हो जाएगा आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 45 ये कर लेना है। 45 दूनी 90, 9 45 दूनी 90 और 9 990 बटा में 7, ये वाला उत्तर है। उसके बाद में देखो एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा उसका विकिरण जो 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत हमें दे रखा है, देखो ये वाला आयत हो गया, इसकी भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसका विकिरण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वाली भुजा तो हमें चाहिए ना, ठीक है, ये वाली भुजा चाहिए हमें, समकोण बन गया। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में ये कितनी मान लें एक्स की स्क्वायर। तो बताओ मान आ जाएगा ना एक्स का, कितना आ जाएगा, जब 169 में से क्या घटा देंगे, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 144, तो कितना बचेगा 25, एक्स की स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो बताओ एक त्रिभुज का जो ये आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्या होता है इसका आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई 5, आधार कितना है 12, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो उत्तर अपना कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से दोगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, उसमें ऊंचाई वैसे वो संगत आधार से क्या है दुगुनी दे रखी है, तो ये लो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और क्या होती है समान होती है, ठीक है। अब संगत आधार से दोगुनी है, तो ये मान लो ये आधार x है, तो ये भी कितनी होगी x, और जो इसका संगत आधार से क्या है इसकी ऊंचाई 2 गुना है, तो यहाँ इससे दुगनी कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें दे दी। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सभी को पता है कि कितना होता है, एरिया ही तो दे रखा है हमें, सामने रखना है और सामने रखते ही क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और ये मैंने दो चीज़ बता दी आपको, x का माना जाएगा, ऊंचाई तो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो ऊंचाई बता देता हूँ मैं, आप निकाल लेना, 114 में कितनी आ जाएगी 24। उसके बाद में देखो 115 नंबर बता देता हूँ मैं, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब 144 है तो त्रिभुज का भी कितना 144, यही तो बता रहा है हमें, तो ये हमने निकाल लिया। ये बता रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है ना ये वाला, ये 12 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए ये वाली ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बराबर हमें कितना दे रखा है 144 हमने निकाल लिया था। अब देखो 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है हमें 12 दे रखा है, हमें चाहिए ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई तो चाहिए ना, तो ऊंचाई चाहिए इसके बराबर रख दो, 12 से काटोगे 12 बार कट जाएगा और h बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाके गुणा में कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा 24, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो साइंस के क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं 116 नंबर क्वेश्चन से, तो हम ये कर लेते हैं। तो देखो 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, यह किसने कहा था। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता के विभाजन से होता है, यह बात किसने कही थी, रुडोल्फ विर्चो ने। किस कोशिकांग को कोशिका के अपमार्जक की संज्ञा दी गई है, किस कोशिकांग को कोशिका के अपमार्जक की संज्ञा दी गई है, ये हमसे पूछा है, तो किसकी संज्ञा लाइसोसोम की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में देखो 118 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये हमसे पूछा है, तो किसके द्वारा, गोल्जी इकाई के द्वारा। उसके बाद में निम्न में से अंतःपर्दवी जालिका का कार्य कौन कौन से कार्य हैं, तो ये हमसे पूछा 119 नंबर में। तो देखो
विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, और गोल्जी काय का क्या करती है, निर्माण है वो करती है। बिल्कुल चारों के चारों सही है, तो 4 नंबर इसमें सही हो जाएगा। केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। 121 नंबर में उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सही क्रम है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सही क्रम हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो देखो, परीक्षण का स्वरूप बनाना 1 नंबर पर, ब्लू प्रिंट का निर्माण करना फिर 2 पर, प्रश्न पत्र का निर्माण 3 पर, और अंकन योजना बनाना 4 पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? तो क्या क्या सही होना चाहिए ये हमसे पूछा है 122 में। तो देखो, अभिव्यक्ति का अवसर बिल्कुल सही है कि जो भी बड़े प्रश्न होते हैं उसमें जो भी हमारे अंदर जो भी बातें होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता, लेखन कौशल का मूल्यांकन, यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सारी लिखेंगे राइटिंग तो हमें जो हमारी जो लेखन जो है उसका भी पता चलता है। विश्वसनीयता, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ए और सी दो ही चीज़ इसमें सही बैठेगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 123 नंबर की, कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? परीक्षण की तकनीकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा, तो कौन सी नहीं है? मितव्ययता है, वो परीक्षण की विशेषता नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल है, तो इसमें कौन कौन शामिल है ये हमें बताना है। और नीचे लिखा है कि उपरोक्त दिए गए कूट में से कुछ समूह दिए जा रहे हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कूट का हमें क्या करना है, चयन करना है। सर्वाधिक उपयुक्त कूट का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो, इसमें जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दर्श एवं प्रदर्शन कला और अभिवर्ती एवं मूल्य, इसमें चारों के चारों ही हैं, तो कौन सा ऑप्शन? 2 नंबर ऑप्शन। 25 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विकल्प गलत है? तो गलत कथन हमसे पूछा है 125 में कौन सा होगा? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, सही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये भी सही है। और मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 126 नंबर में पूछा है सुमेलित करने का प्रश्न, ठीक है। तो देखो, संकलनात्मक मूल्यांकन किससे सम्मिलित करेंगे? उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना। निदानात्मक परीक्षण किससे हो जाएगा सम्मिलित है? अधिगम कठिनाइयों को पहचानना। उपचारात्मक शिक्षण कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का स्वरूपण। और रचनात्मक मूल्यांकन है वो किससे सम्मिलित हो जाएगा? प्रगति की निगरानी से सम्मिलित हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 126 में? 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, देखो 127 नंबर पे, निम्न में से प्रश्न क्या दिया? निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक है। मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कौन सी है? उपलब्धि परीक्षण। परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है, परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो क्या किया जाएगा? उद्देश्य की दृष्टि से अंक बार, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु की दृष्टि से अंक बार, ये भी सही है। और प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक बार, ये भी सही है। और छात्रों की रुचि के अनुसार अंक बार, ये बिल्कुल गलत। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है? पूर्णतः सही। एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए, यदि वह उसी उद्देश्य या गुण का माप करे तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है। क्या कहलाएगी 130 में? वैधता कहलाएगी। प्रत्यास्मरण प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो कौन कौन से होंगे इसमें? हमें ऑप्शन दे रखे हैं 131 नंबर में। तो देखो, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, बहुविकल्पिक प्रश्न और एकांतर अनुक्रिया। तो इसमें केवल रिक्त स्थान की पूर्ति, तो कौन सा ऑप्शन? ए की। CCE में व्यापकता से तात्पर्य नहीं है। CCE में व्यापकता से तात्पर्य नहीं है, ये हमसे पूछा। तो क्या नहीं है? संबंधों में व्यापकता। उसके बाद हम 133 नंबर पे चलते हैं। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, ये हमसे पूछा 133 में। तो कौन सा बनेगा? पुस्तकीय। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण करने पर बनने वाला शब्द, तो भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण करने पर कौन सा शब्द बनेगा 134 में? माधुर्य। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? महात्म्य, ये वाला। निम्न में से किस युग्म में सभी शब्द शुद्ध है? तो कौन सा ऐसा जो युग्म है उसमें सभी शब्द क्या दे रखे हैं? शुद्ध दे रखे हैं 136 में। तो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर वाला। ऊ है पो है विहायतर, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 137 में अशुद्ध पूछा है, तो कौन सा? ज्योत्सना इसमें गलत दे रखा है, डबल मात्रा नहीं दे रखी।
138 में एक प्रश्न पत्र के निर्माण के समय किस उद्देश्य को अंक बार नहीं दिया जाता? प्रश्न पत्र के निर्माण के समय किस उद्देश्य को अंक बार नहीं दिया जाता? तो अभिवर्ती को अंक बार नहीं दिया जाता। उसके बाद में 139 नंबर पे चलते हैं हम। ब्लूप्रिंट में आवश्यक तत्व नहीं है। ब्लूप्रिंट में कौन सा तत्व है वो आवश्यक नहीं है? उत्तर तालिका। निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यवहार के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है? निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यवहार के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है? 140 में तो कौन से का? समायोजन परीक्षण, समाजमिति परीक्षण और मूल्य परीक्षण, इसमें सभी के सभी। मूल्यांकन की मात्रात्मक तकनीक नहीं है। मूल्यांकन की मात्रात्मक तकनीक नहीं है तो कौन सी नहीं है इसमें? साक्षात्कार। उसके बाद में देखो हमें भरना है खालिस्तान कि आई कांट डॉट 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 माई माइंड वेदर टू से हेयर और लीव द प्लेस, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? 142 में 1 नंबर वाला मेकअप। हु विल डॉट डॉट योर हाउस वाइल यू आर अवे, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर लुक आफ्टर। उसके बाद में हम चलते हैं 144 में, तो बताओ खालिस्तान में क्या आएगा? हाउ डिड यू डॉट डॉट दैट रेयर डायमंड, तो इसमें कौन सा आना चाहिए? कौन सी फॉर्म आएगी 144 में? कम बाई। 144 है ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 145 नंबर में 1 नंबर सही हो जाएगा। 146 में मैक हाई व्हील द सनशाइन्स मीन, तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 146 में 4 नंबर वाला। उसके बाद 147 में क्या आना चाहिए? देखो ग्राडिंग टेक प्लेस इन ए सर्टेन रेफरेंस गार्डिंग सिस्टम, तो इसमें कौन सा आना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो इसमें आ जाएगा एब्सोल्यूट है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या आना चाहिए। तो देखो 48 देर का हमें चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर टूल्स फॉर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये 4 नंबर वाला फॉर्मेटिव असाइनमेंट। चेकलिस्ट टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही होना चाहिए? 2 नंबर वाला हो जाएगा। 150 नंबर में देखो कौन सा आना चाहिए? क्लोज टेस्ट इवैल्यूएशन वाज डिस्क्राइब बाय, किसके द्वारा? WL टेलर के द्वारा। तो देखो लेवल 1 के मैं पूरा पेपर है वो मैंने करवा दिया है। जो भी 25 को लगाए उसमें 80 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे और 80 के बाद में जो भी 70 क्वेश्चन बचे वो मैंने इस वीडियो में करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।